और भाई जी, इस टाइम आप देख रहे हैं कि पूरे देश में और ख़ासकर हिंदी भाषाई देश क्षेत्रों में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है जातिगत जनगणना का, कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। जातिगत जनगणना के लिए काफ़ी समय से एक मांग चल रही है कि जातिगत जनगणना हो जाए, लेकिन केंद्र में कोई भी सरकार हो वो कराने को तैयार नहीं। तो ये हम इस चीज़ पे एक चीज़ ये बात करना चाहेंगे आपसे कि केंद्र में सरकार किसी भी पार्टी की हो, कोई भी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहता है। सरकार सबकी रही है, तो ऐसी क्या वजह है कि केंद्र में बैठी सरकार, जो पार्टी केंद्र में जब जाती है तो जातिगत जनगणना की बात नहीं करती है, और आज वो पार्टियां जब केंद्र में नहीं है तो वही जातिगत जनगणना की बात लगातार कर रही हैं और उस पर आंदोलन कर रही हैं। तो केंद्र में जाके उनका मन क्यों बदल जाता है आखिर? ये जातिगत जनगणना के संबंध में जो आपने प्रश्न उठाया, बड़ा उचित प्रश्न है। जातिगत जनगणना होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर जाति, लोग, कम्युनिटी, उनकी संख्या क्या है, तो उनके हित में आप क्या स्कीम बनाएंगे, क्या योजना चलाएंगे। अगर आपको वास्तविक संख्या नहीं है, आपके पास डाटा नहीं है, तो सरकार का काम अपलिफ्टमेंट का काम है, वेलफेयर का काम है। संविधान में वो कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। तो उसके लिए तो आपके पास डाटा होना चाहिए। आप डाटा इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने अभी कहा कि जो डोमिनेंट क्लास है, जिसके हाथ में डिसीजन मेकिंग, सत्ता, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, पॉलिटिक्स सब जो नियंत्रण कर रहा है, जिसके हाथ में है, वो सोचता है कि ये जो है, ये चीज़ें अभी गोल मोल ढकी हुई हैं। स्पष्ट रूप से सामने आ जाने पर जब जातिगत जनगणना होगी, उसके साथ साथ आर्थिक और शैक्षिक बिंदु भी उस जनगणना में वो नोट किए जाते हैं, वो समाहित होते हैं। तो ये पता चल जाएगा कि इनका एजुकेशन कितना है, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है सामने ट्रांसपेरेंट होकर टेबल पे आ जाएंगी। तो वो जो 74 साल से जो वहाँ बैठ के चला रहे हैं उसका, तो उसके इस जो है गवर्नेंस पर भी प्रश्न उठेगा कि 74 साल में आखिर जो है इतने लोगों को नेग्लेक्ट करके कुछ सीमित लोगों के ही हाथ में सारी चीज़ें रही। तो ये बहुत नेशनल इम्पॉर्टेंस का ये प्रश्न उठेगा उनके सामने। एक तरह से उनकी जामा तलाशी हो जाएगी कि आखिर ये देश की संपत्ति, देश की पदवी, देश का पद, ये सारी चीज़ें किसके हाथ में और क्यों हैं। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही क्यों रहना चाहिए जो है। इसलिए वो समझते हैं कि ये जो है, ये जनगणना हो जाने के बाद उनके ये जो इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा कि ये जो है विकास के इतने दावे हुए इतने सालों में, जनता का इतना धन खर्च हुआ विभिन्न योजनाओं पर, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, आज भी बद से बदतर स्थिति उनकी हो रही है। और ये हमारे आपके कहने या आंकड़े की बात नहीं है। सरकार खुद समझ रही, देख रही है कि लोग 5-5 किलो राशन के लिए मोहताज हैं। कहाँ क्या स्थिति उनकी पहुंच गई, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है कि आदमी 5-5 किलो, 3-3 किलो राशन लेने के लिए जो है वो परेशान रहता है। तो ये बताइए किसका परिवार 5 किलो और 3 किलो राशन में चलेगा। लेकिन ऐसे हालात हैं, लोग रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है जो सामने आने लगेंगी, तो उनके लिए उनके गवर्नेंस के प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह उठेगा और लोग अपना हक, हिस्सेदारी भी मांगेंगे, क्योंकि उनमें भी जो है अब उनको आपने इतना धकेल दिया है कि वो उसके पीछे धकेला नहीं जा सकता। कोई जगह नहीं बची है, आपने जगह की आखिरी सीमा तक उनको धकेल दिया है। इसलिए जो है वो जातिगत जनगणना के प्रश्न पर आपको याद होगा सन 2010 और 11 में जब 2011 की जनगणना होनी थी, तो यादव बौद्धिक फाउंडेशन और जनहित अभियान, जिसके संचालक कन्वीनर राजनारायण यादव थे, वो JNU यूनिवर्सिटी से थे, सब लोगों ने मिल करके
एक पहल शुरू की। सारे बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट के एमपी से मिले दिल्ली में, और दिल्ली में ये प्रश्न उठाया गया कि भाई ये जो है जातिगत जनगणना कराई जाए, और जाति जनगणना कराने के लिए बहस कराई जाए पार्लियामेंट में। शरद यादव जी का, मोइली साहब का, इन सब का बड़ा रोल रहा। उन लोगों ने पार्लियामेंट में इसको डिबेट कराया और निर्णय आया कि ये लागू किया जाएगा। पार्लियामेंट में आश्वासन हुआ कि लागू कराया जाएगा। फिर ये जो है उसमें सरकार स्तर पर अंदर जो उनके मिनिस्टर्स थे उसमें विवाद हुआ। प्रधानमंत्री को घोषणा के बाद भी पार्लियामेंट में जो है इसको लागू करने के लिए जो है ये GOM बनाना पड़ा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाना पड़ेगा। भाई ये राय दें कैसे ये जनगणना में क्या हो सकता है, जो जिसके प्रणब मुखर्जी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो है उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी, और उस समिति ने पार्लियामेंट को बताया कि साहब ये जनगणना का काम 2011 का फॉर्मेट्स फाइनल हो चुके हैं, काम शुरू हो गया है, अब उसमें रद्दोबदल संभव नहीं है, नए कॉलम नहीं बनाए जा सकते हैं। दुनिया के तरह तरह के बहाने जो है बना करके और उसको जो है अनडन कर दिया। जो है पार्लियामेंट में एग्री होने के बाद भी जो है उसको ये कर दिया। फिर ये हुआ 2021 में कराएंगे। राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा 2021 की जनगणना हम कराएंगे, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। तो ये बताइए, इस देश में तो पक्षियों की गणना हो रही है, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली सबकी गणना हो रही है, तो आदमियों की गणना होने में क्या कठिनाई है? ये तो बड़ी शर्म की बात है देश के लिए। व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं उनको क्या दिक्कत है? जो है जब इतने 34 पॉइंट पूछेगा जो जाएगा जनगणना करने, वो एक ही पॉइंट उसको लिखना रहा कि जाति से आप हैं, तो इसको करने में कोई कठिनाई नहीं। दिक्कत यह है कि संसाधनों के बंटवारे का प्रश्न उठेगा, जिसको जो है किसी भी हालत में ऐसी स्टेज नहीं लाना चाहते हैं ये रूलिंग क्लास के लोग कि जो है आवाम को उनका हक देना पड़े। जो लोग आ गए हैं सत्ता व्यवस्था में वही लोग उस पर काबिज हैं। इस मानसिकता की वजह से ये नहीं हो रहा है। इसके लिए जो है हम आप सबको जो है प्रयास करना चाहिए, जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए कि भाई ये जो है हम कोई मांग तो कर नहीं रहे कि हमें कोई धन दौलत अभी दे दी, हम तो अपनी गिनती पूछ रहे हैं आपसे। जो है आप गिनती क्यों नहीं करेंगे, इसका क्या आधार है, स्पष्ट करिए हमको। भोला सिंह जी कि जनगणना, जातिगत जनगणना के न कराने के जिम्मेदार कौन है? यार भाई जी ने ये बताया, आपने सुना। क्या जातिगत जनगणना किए जाने से उस समाज को नुकसान होगा जो ऊपर बैठा हुआ है, या जिसकी जनगणना जो मांग कर रहा है जनगणना नहीं कर रहे हैं कि उनको फ़ायदा होगा? आखिर कौन सी दो में से वजह है जिसके वजह से लोग तैयार नहीं हैं? देखिए, जातिगत जनगणना न कराया जाना ये वोट तंत्र को प्रभावित करता है, और ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग जो 15% की श्रेणी में आते हैं और 85% लोग जो वोट देते हैं, उनके हित और अनहित का मामला है। जो 15% लोग हैं वो जातिगत जनगणना इसलिए नहीं चाहते हैं कि 85% के लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि हम इतने हैं, हम उसमें से यादव कितना है, कितना खुरमी है, कितना मौर्या है, कितना बिंद है, कितना निषाद है, कितना चमार है, कितना पासी है, यानी विभिन्न जातियों को ये मालूम हो जाएगा हमारी ताकत कितनी है। और 15% में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये मालूम हो जाएगा कि हमारी औकात क्या है। हम उन 85% लोगों का हिस्सा खा रहे हैं जो उनका अपना हिस्सा है। मलाई जितनी भी सत्ता की मलाई है वो सब 15% के लोग खा रहे हैं। 85% वाले लोग आज़ादी से लेकर के आज तक केवल सत्ता की तरफ मुंह ताकते रहते हैं। और उस मुंह ताकने में आप ताज़ा उदाहरण मैं बताना आपको चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्त में राशन देती है। राशन क्या उनके बाप का है? राशन तो जनता का है, जनता ने अपने उससे दिया। 15% के लोगों का नहीं है, ये 85% लोग जो हैं, जो टैक्स भरते हैं, जो लगान देते हैं, उनका है। अब आप
उनमें से उन लोगों को जिनके पास नहीं है मुफ्त देने की बात कहकर वोट खरीदना चाहते हैं। यह लालच देने की बात है, आप लालच दे रहे हैं। इसी वजह से मुफ्त राशन अभियान चलाया जा रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जिन पैकेट्स में दिया जाता है उसमें प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी हुई है, जबकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद समस्त पूरी जनता का होता है, लेकिन उसका अनुपालन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। साथ ही आप देखेंगे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी में एफिडेविट फाइल होते हैं, उसमें जाति मांगी जाती है कि आप किस जात के हैं, क्या करते हैं, तब आपके मुकदमे की सुनवाई के लिए शपथ पत्र के साथ वो पिटीशन दाखिल होती। तो हर जगह तो आप जाति मांग रहे हैं, लेकिन जहां सत्ता में भागीदारी की बात आती है वहां जात से आप इनकार करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है जनगणना कराए जाने में। अरे भाई, जब आप जनगणना सभी लोगों की कराते हैं उसमें एक कॉलम की जाति, किस जाति का है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसी के साथ एक कॉलम सिर्फ बढ़ाना है कि जाति। तो जब शपथ पत्र में जाति आ जाती है, मुकदमों में चाहे लोअर कोर्ट का हो, चाहे जहाँ का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, हर जगह जाति का ब्यौरा मांगा जाता है। तो सिर्फ यही है कि जाति का ब्यौरा अगर जनसंख्या में आ जाएगा तो वो जो बैठे हुए हैं 15% लोग, उनकी सत्ता उनके हाथ से खिसक जाएगी और वो 85% व्यक्ति जो हैं उस सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। बनवारी लाल जी, 85% की जनगणना ना की जाए, सारा इसी का जो है एक बवाल टाइप का चल रहा है पूरे देश में। करीब 100 साल हो गए जनगणना हुए, जातिगत जनगणना, उसके बाद 100 साल में आज तक के जो दोबारा जातिगत जनगणना नहीं की गई। और जातिगत जनगणना हो जाने से क्या ऊपर बैठे लोगों को कौन सा नुकसान होता है, काहे का नुकसान होगा? जातिगत जनगणना हो जाएगी, लोगों की एक सबको पता चल जाएगा कौन कितना है, तो उस हिसाब से संसाधन मुहैया हो सकेंगे। जातिगत जनगणना अगर नहीं होती है तो बैकवर्ड समाज है, दलित समाज है, माइनॉरिटी समाज है, क्या इनको कोई आंदोलन भी करना चाहिए? बहुत सही सवाल है आपका असलम साहब। जातिगत जनगणना होने से किसी का नुकसान नहीं, बल्कि संविधान के मुताबिक समता और समानता के आधार पर सभी के साथ न्याय होगा। आखिर क्या कारण है कि सरकार जो जनगणना कराती है वो सरकार के पैसे पे होती है, किसी पार्टी व्यक्ति या किसी व्यक्ति सरकार के खर्च पर नहीं होती। सरकार पशु पक्षी, शेर, बाघ, चीता, यहाँ तक कि अब कुछ पक्षियों ही नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ों की भी जनगणना कराती है और ये डिसाइड करती है कि हमारी योजनाएं किस हिसाब से बनेंगी। जब किसी जात की जनगणना नहीं होगी तो उसका हक और हुकूक कभी नहीं मिल सकता। जहाँ तक सवाल है सरकार के हक देने का, तो आप जानते हैं कि संसदीय मंत्रालय के अंतर्गत ही सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है गठित है, उसमें 9 विभाग आते हैं। उसी के अंतर्गत पिछड़े वर्ग का भी आता है, अनुसूचित जात का भी आता है, मुस्लिम का विभाग अलग है, लेकिन ईसाई का विभाग उसी में है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, सब उसी में है। तो जब उनकी कोई गणना ही नहीं होगी तो उनकी कोई स्कीम नहीं बनेगी, जब उनकी कोई स्कीम नहीं होगी तो उनका कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये एक पॉलिसी है जिसके साथ न्याय ना होने से बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अब देश में एक क्रांति होगी, जैसा कि 28 जुलाई 2021 को आपने भोपाल में देखा है, ऐसी ही क्रांति भारतवर्ष के हर कोने से उठेगी और सरकार को जनगणना करानी पड़ेगी। सरकार की अगर ओबीसी की जनगणना नहीं कराती तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। सुरेंद्र यादव जी, आपने अभी सबकी ये बातें सुनी कि जनगणना से नुकसान किसको है, फ़ायदा किसको है। जातिगत जनगणना कराना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है।
हर पूरे देश की गणना, पूरे देश की गणना, जिस देश में हमारे कितने मोहल्ले हैं, कितने गांव हैं, किस गांव में कितने लोग रहते हैं, वोटर लिस्ट के माध्यम से सब मौजूद हैं पूरे देश की। और सबको मालूम है कि चुनाव जब आता है तो ये चीज़ आती निकल के किस विधानसभा क्षेत्र में कितना परसेंट बैकवर्ड है, कितना परसेंट हरिजन है, कितना परसेंट मुसलमान है, ये सब चीज़ है। खाली उसको कलेक्ट करके दे देने में आखिर सरकारों को कौन सी परेशानी हो रही है कि चुनाव के टाइम पे तो विधानसभा वाइज बता देते हैं कौन सी बिरादरी कितनी है, कलेक्ट करके क्यों नहीं बता रहे हैं? देखिए असलम साहब, 15 और 85 का रेशियो जो है, बात अब वहाँ पहुँच रही है। 15% के लोग जो शासन में अंकुश लगाए बैठे हैं, अंकुश लगाने का जो बात मैं कह रहा हूँ कि पूरे तौर से शासन में हावी हैं। आप चाहे जो पार्टी ले उठा करके देख लें, तमाम पार्टियां हैं, उनमें हेड कोई हो, लेकिन बात किनकी चल रही है, उसी 15% के लोग, और ख़ास तौर से 15 में एक विशेष जो लोग हैं उनकी बात चलती। और जातिगत जनगणना अगर इस देश के अंदर होती है, कोई दिक्कतें नहीं, सबकी बातें मैंने सुनी है, सबकी बातें आ रही हैं। अगर जातिगत जनगणना होती है तो बहुसंख्यक समाज, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, अल्पसंख्यक समाज जो 85% से अब ज़्यादा ही पहुंच रहा है, वो उठ करके खड़ा हो जाएगा और एक प्रश्न करेगा इन नेताओं के सामने, देश के सामने एक प्रश्न करेगा, आखिर हमारे हक क्यों मारे जा रहे हैं। इन 15% के लोग जो शासन में, प्रशासन में हर जगह पर हावी हैं, उनको ये चिंता लग रही है कि ये सवाल अगर उठ खड़ा हुआ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो जाएगा। और जैसा हमारे भाई साहब इधर इन्होंने कहा है कि आंदोलन तो होगा, क्रांति तो होगी। ये हमारा देश बड़ा खामोश किस्म का देश है। क्रांति होती है, और जब क्रांति होती है तो बड़ी ज़बरदस्त होती। तो ये जो एक शंका 15% के अंदर पैदा हो गई है, इसलिए हर जगह पर अड़चन लगाए हैं कि जातिगत जनगणना न हो। पता चल जाएगा बहुसंख्यक समाज को, और जब उसको पता चल जाएगा तो हर तरह की बातों अपनी मांग करना शुरू कर देगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी वाली बात जो है, ये भागीदारी जो नहीं दे रहे हैं, ये बात सामने आ जाएगी और इनको मजबूर होना पड़ेगा उनके हक देने के लिए। ये बहुत बड़ा सवाल देश के सामने, हमारे आपके सामने, सबके सामने पैदा है। आज आप सामने एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आज जरा आखिर ये एजुकेशन पूरी ठप है। यानी ये चाहते हैं कि हमारा देश भारत जो है गांव बसता है, और ये चाहते हैं गांव जो है जितना अशिक्षित हो जाए। आप आज जैसे आज हालत चल रही है, अगर आप 10 साल बाद देखिएगा, 10 साल के बाद में पूरी की पूरी एजुकेशन ध्वस्त हो जाएगी, और गांव का आदमी बिल्कुल हमको वहीं पहुंचा देना चाहते हैं ये लोग जहां पर महफूज आलम जी, जातिगत जनगणना पे जो है बात आपने सुनी सबकी। हमारा मानना है कि जब पूरे देश में आधार कार्ड कंपलसरी किया गया कि सबको आधार कार्ड बनवाना ज़रूरी है, तो उसमें अगर एक कॉलम जाति का लिख देते तो वो भी क्लियर हो जाता। जिस तरह से कह रहे नहीं हो सकता है। आज सरकार वैक्सीनेशन कंपलसरी करा रही है, हर जगह वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो जातिगत जनगणना के लिए भी उसमें भी एक कॉलम अगर लिख देंगे तब भी जातिगत जनगणना आ जाएगी। जो फॉर्म भरवा रहे हैं उसमें एक जात भी लिख दें। तो आखिर क्यों नहीं कराना चाहती, क्या वजह है, सरकार क्यों परेशान है कि जातिगत जनगणना, उसके सामने पूरे आंकड़े हैं,
खाली शो नहीं कर रही है। आंकड़े सब हैं। कैसे आंकड़े हैं ये भी हम आपको बता दें। स्कूल में जो फॉर्म भरा जाता है, चाहे फर्स्ट क्लास हो, नर्सरी हो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे किसी उसमें हो, उसमें जाति का कॉलम होता है। और आज कंप्यूटर युग है, सबको मालूम है। अगर एक बच्चे ने अपनी जात यादव लिखी तो यानी उसका परिवार यादव है। अब तो स्कूलों में परिवार के पूरे लोगों की संख्या मांगते हैं, कितने आपके यहाँ लोग हैं, ये भी मांगी जा रही है। तो जातिगत जनगणना के जब सारे आंकड़े जाति के मौजूद हैं तो सिर्फ उसको शाया करना, उसको प्रकाशित क्यों नहीं करना चाह रही सरकारें? साहब, हम जब जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना दो शब्द मिला के एक शब्द बोलते हैं। जनगणना का मतलब होता है भारत में कितने लोग रहते हैं, उनकी संख्या कितनी है। गणना का मतलब उनकी संख्या कितनी है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम कहते हैं भारत में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न शक्लों के लोग रहते हैं, अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, हर 5 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, हम ये भी कहते हैं। लेकिन जब जनगणना की बात आती है तो उनको, उस भारत के नागरिक को हम सिर्फ एक वोटर बना देते हैं कि एक वोटर है, ये मेरा एक वोट है, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं। आधार कार्ड की बात आप करते हैं, आधार कार्ड नहीं असलम साहब, प्रत्येक नागरिक का पूरा बायोडाटा होना चाहिए आज कंप्यूटर युग में। उसमें उसकी जाति, उसकी शैक्षिक स्थिति, उसकी वित्तीय स्थिति, पूरा बायोडाटा होना चाहिए और एक कंप्यूटर क्लिक पे आ सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आपने कहा हर स्कूल में फॉर्म भरा जाता है, उसमें लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे भारत देश में हम कहते तो बड़े शान से कि हम भिन्न भिन्न जाति के हैं, लोग पाए जाते हैं और भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं, लेकिन किस जाति के कितने लोग हैं और उनकी शैक्षिक स्थिति क्या है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति क्या है, ये रिकॉर्ड हमें नहीं रखना है। क्योंकि हमारा मतलब तो सिर्फ उनसे वोट तक है, हमें उनका वोट लेना है। और ये 15% और 85% का पूरा खेल है। 15% उसको वोटर ही समझता है, उसको नागरिक का दर्जा ही नहीं मिला। नागरिक का दर्जा तो जब मिलेगा जब वो सारे नागरिकों का एक बायोडाटा मेंटेन होगा, पूरा बायोडाटा। बायोडाटा का मतलब पूरी उसकी स्थिति, जाति, धर्म, उसकी शैक्षिक स्थिति, उसकी वित्तीय स्थिति, क्या करता है, सारा कुछ मेंटेन होगा। और ये कोई आज के युग में बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन साजिशन ऐसा किया नहीं जा रहा है। आधार कार्ड तो कंपलसरी है हर एक का, लेकिन उस आधार कार्ड में ऐसा होना चाहिए कि पूरा उसका बायोडाटा मेंशन होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक प्रत्येक नागरिक की स्थिति क्या है, उसकी जाति क्या है, वो हम सही जनगणना का मतलब अर्थ नहीं निकलता। कराना सरकार को अब कराने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। खाली सरकार एक वो आदेश जारी कर दे, एक सॉफ्टवेयर डाल दे और उस ऐप पे सबको अपना डिटेल डालने के लिए कह दे, अपना डिटेल डालिए। 1 हफ्ते का टाइम दें, उसको बढ़ा के 15 दिन करें, महीना भर करें। महीना भर में जनगणना बगैर किसी कर्मचारी की हो जाएगी। अपने आधार को ही मेंटेन कर लें, बस आधार अपडेट करा दें, कुछ नहीं करना है। सारे आधार अपडेट करा दें, सारे आधार अपडेट करा दें, अपने आप हो जाएगी।